हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शशांक आईएएस। मैं दिनेश आपका शशांक आईएएस पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है पंचायती राज व्यवस्था। यानी पंचायत क्या है, स्थानीय सरकार क्या है और इसकी एक क्लास हो चुकी है। आगे के प्रावधान आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन कुछ दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि एक प्रोजेक्ट में हम व्यस्त हैं, तो इसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। बाकी अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर क्लास चले। तो पंचायत के कुछ प्रावधान हमने पढ़ा दिए थे। क्या होती है पंचायत, क्या होती है स्थानीय सरकार, क्या होता है स्थानीय स्वशासन। तो सबसे पहले किसी भी बच्चे को अगर डिटेल में बैच चाहिए तो आज ही प्ले स्टोर से शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करें और शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मैं 799 रुपए यानी इतनी कम फीस में आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और उसका व्यवहारिक रूप राज व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। और ये पहला और आखिरी बैच होगा जो आपको पढ़ने को मिलेगा और डिटेल बैच है जिसमें आपको, अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, स्टेट पीएससी, यूपीएससी मेंस और आपको कई सारे एग्जाम्स में, स्टेट एग्जाम्स में आपको बहुत फायदा होगा। शशांक सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 999 फीस है। सुदीप सर साइंस पढ़ा रहे हैं, 499 फीस। तो आइए आप प्रावधान देखते हैं। जैसे स्थानीय स्वशासन, क्या होता है स्थानीय स्वशासन, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें स्थानीय स्तर पर शासन के संचालन और योजनाओं के क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी दी जाती है। यानी स्थानीय स्वशासन ऐसी व्यवस्था है, एक सिस्टम है ये, जिसमें स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर शासन के संचालन, शासन चलाना, गवर्नमेंट चलाना और जो योजनाएं बनाएंगी, जो लोकल गवर्नमेंट के लिए, स्थानीय व्यवस्था के लिए, स्थानीय सुशासन के लिए जो योजनाएं बनेंगी उसके क्रियान्वयन में लोकल जनता की भागीदारी हो, उसको बोला जाता है स्थानीय सुशासन। अब मैंने बताया था स्थानीय स्वशासन दो तरीके का होता है। पहला होता है ग्रामीण स्तर का और दूसरा होता है शहरी स्तर का। यानी ग्रामीण स्तर का स्थानीय स्वशासन और शहरी स्तर का। और ग्रामीण स्तर में जो होती है वो होती है पंचायत। शहर में नगर पालिका एवं नगर निगम, छोटे शहर हैं तो नगर पालिका और बड़े शहर हैं तो नगर निगम। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप छोटे शहर से बिलोंग करते हो तो वहाँ नगर पालिका होती है। नगर पालिका से आशय यह है कि वहाँ पर आपने देखा होगा चेयरमैन होता है, नगर निगम में मेयर होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले जो स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण इकाई है यानी पंचायत, इसको पढ़ेंगे। अब पंचायत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है शक्तियों का बंटवारा। यानी कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य करके ग्रामीण स्तर को दे दे और वो अपना स्वशासन चलाए, अपना शासन चलाए। इसी को आधारभूत स्तर पर लोकतंत्र भी कहा जाता है। यानी लोकल स्तर पर, रूट लेवल पर डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। चलिए, मैंने आपको बताया था कि भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास 1882 से लॉर्ड रिपन की घोषणा को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यानी लॉर्ड रिपन की घोषणा 1882 से स्थानीय स्वशासन आया तो लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब स्थानीय स्वशासन में पंचायत कैसे आया, तो हमने भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ा। उसमें अनुच्छेद 40 में कहा गया कि राज्य ऐसी नीति बनाएगा, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें स्थानीय सरकार यानी पंचायत का गठन हो और पंचायत को शक्ति दी जाए। यानी कि अनुच्छेद 40 में राज्य को निर्देश दिया गया कि आप पंचायत बनाइए, स्थानीय सरकार बनाइए और उनको शक्ति दे दो। लेकिन अनुच्छेद 40 क्योंकि निदेशक तत्व अपरिवर्तनीय है, निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इसलिए वो राज्य के ऊपर छोड़ा। क्योंकि पंचायत राज्य सूची का विषय है, राज्य के ऊपर छोड़ा कि राज्य चाहे तो पंचायत बनाए या ना बनाए। और पंचायत गांधीवाद के विचारों पर आधारित है। अब पंचायत का गठन कैसे हुआ, पंचायत की शुरुआत कैसे हुई? गांधी जी का सपना था कि भारत में एक स्थानीय स्वशासन हो और उसमें जनता की भागीदारी हो, जनता खुद नियम बनाए और जनता उनको लागू करवाए। तो जनवरी 1957 में नेहरू सरकार ने इसको लागू किया
और जनवरी 1957 में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक समिति बनाई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति से कहा गया कि आप हमें रिपोर्ट दीजिए और ग्रामीण स्तर की जो जो समस्याएं हैं वो बताइए, और साथ साथ ग्रामीण स्तर पर एक सुशासन के लिए हमें रिपोर्ट दीजिए। तब बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें कुछ प्रावधान रखे, उसमें कुछ कमजोरियां थी, तो उसके लिए अशोक मेहता समिति बनी, LM सिंघवी समिति बनी, तो उसमें सुधार होते चले गए। समितियों का जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय सरकार के गठन का सुझाव दिया, यानी एक पंचायत बनाइए, स्थानीय सरकार पर स्थानीय सुशासन कीजिए और उस पर स्थानीय स्तर पर एक पंचायत बनाइए जो त्रिस्तरीय हो, जिसमें ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर हो सबसे नीचे, उसके ऊपर ब्लॉक समिति या पंचायत समिति हो ब्लॉक स्तर पर या मध्यवर्ती स्तर पर, और तीसरा जिला परिषद जिला स्तर पर। और शक्तियों का विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, यानी शक्तियां को विकेंद्रीकरण कीजिए, केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लीजिए और उसे स्थानीय सरकार के पास दीजिए। मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं, लेकिन सभी कमेंट का रिप्लाई देना उचित नहीं है। सभी को नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल, हाँ, नमस्कार, जय हिंद। और मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, और अब तो कोविड भी कम हो गया है और दोबारा तीसरी लहर की तरफ हम चल रहे हैं। तो घर में रहकर चुपचाप पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए। एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसी की वजह से अब हम इतनी व्यस्तता के कारण भी क्लास ले पा रहे हैं। चलिए, तो बलवंत राय मेहता समिति ने कुछ सिफारिश की कि त्रिस्तरीय व्यवस्था कीजिए, ग्राम पंचायत में स्थानीय सरकार बनाइए, शक्ति का विकेंद्रीकरण कीजिए। उसके बाद उसी रिपोर्ट को अपनाते हुए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में भारत की पहली पंचायत बनी। यानी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट को अपनाते हुए राजस्थान के नागौर जिले में भारत की पहली पंचायत बनी। जब भारत की पहली पंचायत राजस्थान के नागौर जिले में बन गई, उसके बाद उसी सिस्टम को आंध्र प्रदेश ने अपनाया, तो दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में बनी, और धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में पंचायत बनने लगी और बनती हुई चली गई। इसमें काफी सुधार हुए, लेकिन इसे अभी तक संविधान में जगह नहीं दी गई। कि संविधान में जगह कैसे दी जाए, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे भारतीय संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक है। इसी संशोधन द्वारा 11 अनुसूचियों में पंचायत के विषय जुड़े और कुल 29 विषय जुड़े। यानी भाग 9 में अनुच्छेद 243A से लेकर O तक इसके प्रावधान हैं। पंचायत का कार्य क्या होगा, पंचायत के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, पंचायत का कार्यकाल क्या होगा, पंचायत के लिए एक वित्त आयोग बनेगा, पंचायत के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बनेगा। तो ये अनुच्छेद 243A से O तक में है। लेकिन पंचायत के क्या क्या कार्य होंगे, किन किन विषयों पर पंचायत कानून बना सकती है, डिसीजन ले सकती है, वो है 29 विषय। ये हमने पढ़ा दिया था। उसके बाद बताया था 73वें संविधान संशोधन से जो पंचायत जुड़ी, स्थानीय सुशासन आया, उसकी विशेषताएं क्या थी, ग्राम स्तर पर पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर। लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा, यह भी हमने बताया था। पंचायत में सभी स्तरों पर सभी पद प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाएंगे, यानी जिला स्तर का जो चुनाव होगा, यानी ग्राम पंचायत का चुनाव जनता द्वारा होगा प्रत्यक्ष रूप से, ब्लॉक समिति का मध्यवर्ती स्तर का चुनाव जनता द्वारा होगा, जिला परिषद का चुनाव जनता द्वारा होगा। लेकिन इनके अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी कि जिला स्तर के जितने भी सदस्य चुनकर आए हैं उनमें से ही आपस में वो अपने अध्यक्ष को निर्वाचित करेंगे। सेम ब्लॉक स्तर है, ब्लॉक स्तर पर भी जो सदस्य चुनकर आए हैं वही अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। लेकिन ग्राम अध्यक्ष का, यानी ग्राम प्रधान का, ग्राम प्रमुख का जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो राज्य विधानमंडल अब उसकी प्रक्रिया तय करेगा। हर राज्य का अलग अलग प्रावधान है।
पंचायत के चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष है और वोट डालने की आयु 18 वर्ष होगी। यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो पंचायत को जोड़ा गया भारतीय संविधान में, उसमें मत देने की आयु 21 वर्ष है और मतदान करने की आयु, उसमें चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष है और मतदान करने की आयु 18 वर्ष है। ये मैं 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो संवैधानिक दर्जा मिला पंचायत को, उसकी विशेषताएं बता रहा हूं। अब पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष होगा जैसा कि मैंने बताया था, और उसे उससे भी पहले भंग किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई पंचायत 3 साल बाद भंग हो गई तो जो अगली पंचायत बनेगी वो केवल 2 साल के लिए होगी। यानी किसी पंचायत को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर दिया जाता है, और जब हो जाएगा तो 6 महीने के अंदर अंदर उसके दूसरी पंचायत का चुनाव होगा, और नवगठित पंचायत जो नई पंचायत बनेगी उसे शेष कार्यकाल मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि लोकसभा और विधानसभा की तरह पंचायत में भी नियतकालीन चुनाव की व्यवस्था की गई है। यानी लोकसभा जब भंग हो जाती है और विधानसभा जब भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है, सेम पंचायत का है। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो पंचायत जुड़ी, उसकी अगली विशेषता अनुच्छेद 243D में है कि पंचायत में आरक्षण होगा, रिजर्वेशन होगा। और आरक्षण क्या है? पंचायत में सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायत में जो रिजर्वेशन होता है वो SC और ST के लिए जनसंख्या के प्रोपोर्शनल में, जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती हैं। यानी किसी जगह की अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या मान लो 20% है तो उसमें 20% सीटें रिजर्व होंगी। ST की सीटें मान लीजिए 30% है तो 30% सीटें रिजर्व होंगी। और महिलाओं के लिए कम से कम, यानी महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीट रिजर्व होंगी, और ये सभी श्रेणियों में लागू होगा। और मैंने आपको पंचायत में बताया था कि अगर मान लीजिए किसी पंचायत में कुल सीटें हैं 100, किसी पंचायत में कुल सीटें हैं 100, और अगर मैं बात करूं अनुसूचित जाति SC, ST और महिलाएं यानी वुमेन्स, SC ST महिलाएं नहीं लेते हैं, हम सामान्य लेते हैं, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका था तो एक बार और हल्का सा रिवीजन करा रहा हूं। सामान्य अनुसूचित जाति में मान लो 20% है जनसंख्या, ST की 30% जनसंख्या है, तो देखते हैं कितनी सीट रिजर्व हो गई। तो SC की 20% कितना हुआ? 20, और ST की कितना हुआ? 30, और सामान्य कितना बचा? सामान्य कितना बचा? यानी कि 50%, तो ये हो गया 50। तो SC की 20 सीटें होंगी, ST की 30 सीटें होंगी और सामान्य वर्ग की 50 सीटें होंगी। लेकिन महिलाओं का आरक्षण कहां गया? तो मैंने बताया था हर वर्ग में, हर श्रेणी में महिला का आरक्षण कम से कम 1/3 होगा। तो आप देख लीजिए, 20 का 1/3 निकाल लीजिए, 30 का 1/3 निकाल लीजिए और 50 का 1/3 निकाल लीजिए। इतनी महिलाएं हैं, इतनी महिलाओं की सीट पंचायत में आरक्षित होंगी। ये हम डिटेल में पढ़ा चुके थे। उसके बाद अनुच्छेद 243I बताया था कि राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान होगा। यानी पंचायत के लिए एक वित्त आयोग बनाया जाएगा, फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा, जो पंचायत के अर्थ के साधनों को, पंचायत के धन के साधनों को पूरा करेगा। और इससे संबंधित प्रावधान राज्य विधानमंडल तय करेगा। यानी स्टेट का जो सरकार है, राज्य विधानमंडल है, वो तय करेगा। और राज्य वित्त आयोग का कर होगा, राज्य वित्त आयोग का कार्य होगा राज्य सरकार और पंचायत के बीच कर से प्राप्त राजस्व बंटवारे के विषय में सलाह देना। यानी टैक्स जितना आएगा राज्य सरकार के पास, उसमें पंचायत का हिस्सा कितना होगा, ये सलाह देगा राज्य वित्त आयोग। और राज्य सरकार जो पंचायतों के लिए अनुदान देगी, बजट में प्रावधान करेगी, उसके लिए प्रावधान देना, उसके लिए परामर्श देना। उसके बाद अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान। फिर राज्य में चुनाव कराने के लिए स्थानीय स्तर पर एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा और उसे हटाया नहीं जा सकता। उसे हटाने की प्रक्रिया हाई कोर्ट के जज के तहत
हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया के समान होगी, वो भी महाभियोग की प्रक्रिया, यानी संसद ही राज्य निर्वाचन आयोग को हटा सकती है। इतना हम पढ़ा चुके थे। आज मैंने वो हल्का हल्का रिवाइज किया कि बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत बनी, उसकी क्या क्या खूबियां थी। उसके बाद उसमें सुधार के लिए अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, बहुत सारी समितियां बनी जिनको मैं बाद में लिखाऊंगा। उसके बाद उसमें सुधार होते गए, लेकिन संविधान में जगह नहीं मिली। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको संविधान में जगह दी गई, भाग 9 में और 11वीं अनुसूची में। यानी कि अभी तक जो पंचायत बनी है, पहले वो राज्य विधानमंडल तय करते थे, क्योंकि अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों को निर्देश दिया गया था कि राज्य पंचायत का गठन करें और स्थानीय सुशासन लाएं, लेकिन वो अपरिवर्तनीय था, उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता था। बस संविधान ने अनुच्छेद 40 में राज्यों को निर्देश दे दिया कि आप इनका पालन कीजिए। राज्य करें या ना करें, उनकी आर्थिक स्थिति पर तय करता है। लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जब संविधान में जोड़ दिया गया, तो राज्यों को बाध्य कर दिया गया कि कुछ प्रावधान पंचायत के लागू करने हैं, कुछ प्रावधानों पर राज्य विधानमंडल तय करेगा शर्तें। तो अब ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण कैसे हुआ, ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक शक्ति का हस्तांतरण कैसे हुआ, और ग्रामीण स्तर पर वित्तीय शक्ति का हस्तांतरण कैसे हुआ। क्योंकि हमने पढ़ाया था शक्ति का विकेंद्रीकरण, हमने पढ़ाया था शक्ति का विकेंद्रीकरण कैसे होगा, केंद्र और राज्य से शक्ति ग्रामीण स्तर पर कैसे आएगी। तो राजनीतिक शक्ति कैसे आएगी, प्रशासनिक शक्ति कैसे आएगी और वित्तीय शक्ति कैसे आएगी। इन प्रावधानों को पढ़ना है। अब यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का जब एग्जाम दोगे, मेनली मेंस का, तो 200 शब्दों में आपके सामने लिखा जाए। 200 शब्दों में लिखने के लिए आएगा कि ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण कैसे हुआ, इस पर टिप्पणी कीजिए। यह प्रशासनिक शक्ति का हस्तांतरण कैसे हुआ, इस पर टिप्पणी कीजिए। यह वित्त शक्ति का हस्तांतरण कैसे हुआ, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो चलिए आइए, ग्रामीण स्तर पर कैसे हुआ। तो राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर राजनीति कैसे आई, यानी पंचायत तो बना दिया, स्थानीय स्वशासन तो बना दिया, और एक लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार बना दी। उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी होगी नियम बनाने में, उनको लागू करवाने में। तो पंचायत में राजनीति कैसे आई, तो चलिए देखते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, जिसके कारण इससे संबंधित प्रावधानों को लागू करना राज्य सरकारों के लिए लागू करना अनिवार्य हो गया। यानी 73rd अमेंडमेंट 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायत जो थी, जो स्थानीय संस्था थी, चाहे पंचायत मान लीजिए या फिर आगे हम पढ़ेंगे नगर पालिका, नगर निगम, तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इन प्रावधानों को लागू करना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य हो गया। क्यों? क्योंकि संसद ने कानून बनाया और संसद के कानून पूरे देश में लागू होते हैं। अब राजनीतिक शक्ति का स्थानांतरण कैसे होगा, देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। स्थानीय स्तर पर राजनीति में जनता की भूमिका बढ़ी, ये बड़ी नहीं है, ये बड़ी है। यानी स्थानीय स्तर पर राजनीति में जनता की भूमिका बढ़ी, यानी स्थानीय स्तर पर जैसे ही, क्योंकि पहले क्या था, अनुच्छेद 40 में राज्य को निर्देश दिया, लेकिन बहुत सारे राज्यों ने पंचायत बनाई नहीं, स्थानीय स्वशासन लेकर नहीं आए। लेकिन जब संशोधन हो गया तो लेकर आना पड़ा और राजनीति में जनता की भूमिका बढ़ी। यानी कि जो ग्रामीण स्तर की जनता थी उसमें राजनीति में चुनाव लड़ना, वोट देना, और आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव देखा होगा, उसमें इतना मजा नहीं आता, विधानसभा चुनाव होगा उसमें इतना मजा नहीं आता, लेकिन पंचायत का जब चुनाव होता है तो कितना मजा आता है। तो आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ लीजिए। शायद आपको इसमें और इतनी कम फीस में इतना बड़ा कंटेंट इतनी अच्छी तरह
नहीं मिलेगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ये एम लक्ष्मीकांत और इन किताबों में नहीं मिलेंगी बहुत सारी चीजें। इसीलिए अब राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण ग्रामीण स्तर पर कैसे हुआ, तो सबसे पहले राजनीति में जनता की भूमिका बढ़ी। राजनीतिक जो निर्णय होंगे उसमें स्थानीय स्तर पर जनता महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। यानी राजनीतिक निर्णय जो होंगे, अब सरकार बनेगी, चुनाव होंगे, जनता वोट देगी ग्रामीण स्तर की, जो भी डिसीजन लेंगे 29 विषय में, क्योंकि 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। सड़क बनाना, साफ सफाई करवाना, सिंचाई करवाना, कृषि, पीने का मीठा पानी, इनमें स्वास्थ्य शिक्षा, इनमें निर्णय में जनता की भूमिका बढ़ने लगी। पंचायत के लिए नियतकालीन चुनाव की व्यवस्था की गई। पहले क्या होता था, 10-10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश में होता था। 15-15 साल तक पंचायत के चुनाव नहीं हुए। लेकिन 73वें संविधान संशोधन से राजनीतिक में पंचायत का हस्तक्षेप हुआ और राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण हुआ। यानी पंचायत के नियतकालीन चुनाव की व्यवस्था की गई। हर 5 साल बाद पंचायत के चुनाव होंगे ही होंगे। और पंचायत समय से पहले भंग होती है या समय से भंग होती है तो 6 महीने के अंदर अगली पंचायत का चुनाव होगा, लोकसभा विधानसभा की तरह। तो नियतकालीन का अर्थ है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायत जुड़ी, उसमें राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण, नियतकालीन चुनाव की व्यवस्था की गई। पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया गया है, जिसके कारण स्थानीय संस्थाओं में जन सहभागिता बढ़ गई है। यानी पंचायत जो होगी, चाहे ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला पंचायत, इनमें जो चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से होगा, जनता भाग लेगी। और जब जनता भाग लेगी तो राजनीतिक शक्ति में हस्तांतरण हुआ ना, जन सहभागिता बढ़ेगी, लोग खुश होंगे, लोग वोट देंगे, लोग चुनाव लड़ेंगे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कमजोर वर्गों के लिए पंचायत में सीटों का आरक्षण दिया गया। इससे भी राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण बढ़ा। इन सभी पॉइंट को आप सुसज्जित तरीके से लिखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा कमजोर वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला, इनको कमजोर बताया गया है। और कोई जिनको राज्य विधानमंडल तय करता है कि ये दुर्बल वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनका आरक्षण राज्य विधानमंडल तय कर सकता है। जिसके कारण कमजोर वर्गों को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिला, कि राजनीति में भी भाग लेने का मौका मिला। पहले क्या होता था, पहले सामान्य वर्ग, चौधरी वर्ग, जो ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ जाति के लोग थे, जो ताकतवर लोग थे, वही भाग लेते थे। जो लोकल लोग थे, अनुसूचित जाति जनजाति के या फिर महिलाएं थी, वो भाग नहीं लेती थी डर के मारे। लेकिन 73वें संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण हुआ और आरक्षण की व्यवस्था की गई कि जो भी अनुसूचित जाति होगी, जनजाति होंगी और महिलाएं होंगी, जो दुर्बल वर्ग है, और राज्य विधानमंडल जिसको दुर्बल तय करेगा, वो उसमें उनका राजनीति में आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। इससे कमजोर वर्गों को भी प्रतिनिधित्व मिला। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनके तहत राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण हुआ स्थानीय सुशासन में, पंचायत में। तो यहां से आपको लिखने हैं, पहला क्या है, जनता की भूमिका बढ़ी राजनीति में, निर्णय लेने की एवं उन निर्णयों को लागू करने की लिए जनता भूमिका निभाने लगी, चुनाव होने लगे टाइम पर, प्रत्यक्ष चुनाव हुए और कमजोर वर्गों के लिए पंचायत में जगह दी गई, आरक्षण दिया गया। जनसंख्या के हिसाब से महिलाओं को कम से कम 1/3 और ज्यादा से ज्यादा राज्य विधानमंडल तय करेगा। हो सकता है केरल में एक ग्राम है जिसमें महिलाओं के लिए 100% सीट है, तो राज्य विधानमंडल तय करेगा। तो इससे राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण हुआ। याद रखना, सीधा प्रश्न आएगा कि ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सुशासन में राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण किस सीमा तक हुआ है, टिप्पणी कीजिए। तो आप 200 शब्दों को इसमें पूरा लिख सकते हो और अपने पॉइंट लिख सकते हो।
उसके बाद है प्रशासनिक शक्ति का स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक शक्ति का स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण, यानी जो प्रशासनिक शक्ति है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी लोग जो पंचायत है उसमें प्रशासन कैसे आया। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय जोड़े गए, यानी 29 विषयों पर पंचायत कार्य करेगी, फैसले लेगी, डिसीजन लेगी। तो ये बिल्कुल साधारण है, ज्यादा टफ नहीं है, बस भाषा थोड़ी सी टफ है। राजनीतिक शक्ति का स्थानांतरण, प्रशासनिक शक्ति का स्थानांतरण, वित्त शक्ति का स्थानांतरण। उसके बाद बताऊंगा मैं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायत जुड़ेगी उसमें कमियां क्या हैं, उसकी वीकनेस क्या है, और यही प्रश्न आपके सामने आएंगे जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ेगी, जिसमें 29 विषय शामिल किए गए, जिन पर पंचायत को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया, जैसे कि ग्रामीण स्तर पर गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम, यानी ग्रामीण स्तर पर जो भी गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम होंगे, जैसे इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष योजना गरीब लोगों के लिए टीकाकरण था। उसके बाद सिलेंडर वाली उज्ज्वला योजना। अब उज्ज्वला योजना को, केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना को ग्रामीण स्तर पर कैसे लागू किया जाए, उसका प्रशासन कैसे किया जाए, यह प्रशासनिक शक्ति का स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण है। जैसे स्वास्थ्य जैसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल, यानी जितने भी पंचायत में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, लोकल हेल्थ सेंटर होते हैं, उनकी देखभाल कैसे किया जाए, उसमें प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी। पहले क्या हुआ करता था कि प्रशासनिक पदों पर डीएम, एसडीएम बैठते थे और अधिकारी बैठते थे जो पेपर पास करके, एग्जाम पास करके आते थे। तो पहले प्रशासनिक पदों पर प्रशासनिक अधिकारी बैठते थे, तो फिर स्थानीय सुशासन की जरूरत कैसे, तो स्थानीय सुशासन की जरूरत कैसे पूरी होंगी, फिर स्थानीय सुशासन का मतलब क्या रह गया। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, उसमें चेंज किया गया। तीसरा पॉइंट है स्थानीय स्तर पर शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देना, यानी स्थानीय स्तर पर जो भी शिक्षा कार्यक्रम होगा, जो भी स्कूल होंगे, उनको बढ़ावा देना, उनकी देखभाल करना, ये प्रशासन करना है इनका। अब ऐसा नहीं है कि डीएम एसडीएम है। हाँ, कुछ कुछ जगह राज्य विधानमंडल ने बना रखे हैं, अन्यथा प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख, यही प्रशासनिक शक्ति प्रशासन करते हैं, प्रशासनिक पदों पर हैं जो स्थानीय सुशासन में है। उसके बाद है आंगनबाड़ी कार्यक्रम। आंगनबाड़ी कार्यक्रम आपको पता होगा, जो भी आंगनबाड़ी है वो केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की जो योजना होती हैं उनको ग्राम में लागू करवाती है, तो प्रशासन किया जाता है। उसके बाद सिंचाई कार्यक्रम, सिंचाई योजनाएं। सिंचाई योजना में प्रशासनिक शक्ति का स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण हुआ। कृषि योजनाएं और मनरेगा केंद्र सरकार की योजनाएं। अब उसे पूरे ग्रामीण स्तर पर कैसे लागू किया जाएगा, तो उसमें प्रशासन किया जाता है, उसमें प्रशासनिक शक्ति का स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण देखा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद हैं, यानी जो 29 विषय हैं उन पर पंचायत निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। पंचायत निर्णय लेगी, पंचायत प्रशासन करेगी। उनमें से कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, वित्त शक्ति का स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण, यानी वित्त शक्ति का जो फाइनेंशियल पावर है, वित्त शक्ति है, उसका स्थानीय स्तर पर कैसे आई, वो पंचायत में कैसे आई, लोकल गवर्नमेंट के पास कैसे आई। तो ये तो सिंपल सा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन, हर 5 साल बाद राज्यपाल एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसके कारण पंचायत को वित्तीय स्तर पर सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। यानी वित्त आयोग का गठन होगा और वित्त आयोग राज्य सरकार को सलाह देगा कि आप पंचायत के लिए इतना बजट तय कीजिए, इतना अनुदान दीजिए, ये सलाह देगा राज्य वित्त आयोग। तो वित्त शक्ति का स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण हो रहा है ना वित्त आयोग द्वारा, राज्य वित्त आयोग द्वारा।
दूसरा, अब वित्त आयोग जो भी कर प्राप्त होगा, कर का बंटवारा राज्य के पास और स्थानीय जो निकाय है, स्थानीय स्तर है, उन पर कितना किया जाएगा वह तय करेगा राज्य वित्त आयोग, और वह सिफारिश करेगा राज्य सरकार को। यानी राज्य वित्त आयोग, दोबारा सुनिए, राज्य वित्त आयोग पहला परामर्श देगा कि बजट जो है राज्य का, उसमें पंचायत को, स्थानीय सरकार को कितना हिस्सा दिया जाए, कितना अनुदान दिया जाए पंचायत को, लोकल गवर्नमेंट को, जिससे वित्त शक्ति का स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण हो। उसके बाद जितना भी कर आएगा, कर में से कितना हिस्सा दिया जाए, यह परामर्श देता है राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार को। तो यह वित्त शक्ति का स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण है। दूसरा है सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। यानी अब पंचायत के पास बजट आ गया राज्य सरकार से, राज्य सरकार ने मान लो एक पंचायत के लिए 2 करोड़ बजट तय कर दिया। जब 2 करोड़ बजट तय किया तो 2 करोड़ बजट में अब पंचायत भ्रष्टाचार भी तो कर सकती है। उस पैसे को नहीं लगाया, उस पैसे को खा गई पंचायत, तो ग्राम सभा ऑडिट भी कर सकती है। 73वें संविधान संशोधन से ऑडिट करने की शक्ति मिली, अंकेक्षण करने की शक्ति मिली। यानी ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा होता है जितने भी लोग पंचायत में मत देते हैं, जिनके पास वोटर कार्ड होता है, जितने भी वयस्क होते हैं पंचायत के, उनको बोलते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा स्थानीय स्तर पर अर्थ के, पैसे के खर्चे की जानकारी ले सकती है। कितना पैसा खर्च हुआ जानकारी तो एक बहुमत से एक विधेयक पास कर देगी तो पंचायत को देना पड़ेगा। तो वित्त शक्ति का लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो हस्तांतरण हुआ वो इस तरीके से हुआ। तो मैंने अभी अभी आपको 3 पॉइंट पढ़ाए। सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण, कि ग्रामीण स्तर जो है उस पर राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण कैसे होगा। दूसरा, प्रशासन में ग्रामीण स्तर पर हस्तांतरण कैसे होगा। और उसके बाद वित्त शक्ति जो है, फाइनेंस है जो है, उसका हस्तांतरण कैसे होगा ग्रामीण स्तर पर। और ये तीनों पॉइंट यूपीएससी मेंस में, स्टेट पीसीएस में, मेंस में लिखने को आते हैं सीधे। जिसके प्रावधान हमने पढ़ाए तो उसमें कुछ नहीं है, आपको पॉइंट लिखने और उनकी व्याख्या करनी है। 200 शब्द हो जाएगा, 200 शब्दों में बांध दीजिएगा इसे। चलिए अब देखते हैं पंचायत की चुनौतियां, पंचायत की कमियां, कि शक्ति का स्थानांतरण जो किया है उसको चुनौतियां क्या है। चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे वो वित्त स्तर पर हो, क्या क्या चुनौतियां हैं। तो ग्रामीण स्थानों पर सामंतवादी संरचना है। क्या क्या पंचायत की कमियां हैं? पंचायत की कमियां ग्रामीण स्तर पर ही हैं। आपने देखा होगा ग्रामीण स्तर पर क्या क्या कमियां होती हैं। सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर सामंतवादी संरचना है। सामंतवादी का अर्थ है दबंग लोग, जो गांव में पैसे वाले हैं, जमींदार हैं, जो दबंग हैं, उनका राजनीति में हस्तक्षेप होता है। किसको टिकट मिले, किसको वोट दी जाएगी, तो वो पैसा खर्च करते हैं, लठ के जोर पर, पैसे के जोर पर चुनाव डलवाते हैं, पैसे के जोर पर प्रत्याशी को खड़ा नहीं होने देते। आपने देखा होगा खाप पंचायत, आपने खाप पंचायत देखा होगा। ये खाप पंचायत से भी बलवान होती है। ये आपने देखा होगा हरियाणा में ज्यादातर देखने को मिलेगा और पश्चिमी यूपी में। यानी जो संवैधानिक 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायत का स्वरूप मिला, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायत मिली, उसके ऊपर और उसके अलग से एक पंचायत है जिसको बोलते हैं खाप पंचायत। यानी पंचायत के जो निर्णय हैं उनको बदलने में खाप पंचायत अहम भूमिका निभाता है। सामाजिक स्तर पर भेदभाव खाप पंचायत करती है और अपने निर्णय सुनाती है, उसको पंचायत भी नहीं टाल सकती। तो दबंगों द्वारा और खाप पंचायत द्वारा जो चुनौतियां हैं, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो वित्त शक्ति में हो, चाहे वो राजनीतिक शक्ति में हो, ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। उसके बाद दूसरा है
ग्रामीण स्तर पर अशिक्षा और जातिवाद, इनका असर पंचायत के चुनावों पर पड़ता है। अब ग्रामीण स्तर पर अशिक्षा है, पढ़े लिखे नहीं है लोग, किसको वोट दें किसको नहीं दें, तो जो जाति वाला होगा उसी की तरफ झुकाव हो जाता है। सब लोग एक तरफ से वोट दिया जाते हैं, हाँ ये हमारी जाति का, ये हमारे लिए कुछ करेगा, और बाद में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। गांव के रोड टूटे हुए हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा की कुछ व्यवस्था नहीं है, और अशिक्षा है, बेचारे क्या करें। तो इसका असर पंचायत के चुनाव पर पड़ता है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। उसके बाद है गरीबी एवं आर्थिक कमजोरी। गरीबी है, पंचायत स्तर पर गरीबी बहुत ज्यादा है। अब पंचायत में ग्रामीण स्तर पर गरीबी इतनी है और आर्थिक विषमताएं भी हैं, कमजोरी है। गरीबी हो गई, विषमता है, यानी बहुत सारे लोग गरीब हैं पंचायत में, और ग्रामीण स्तर पर कुछ लोग पैसे वाले होते हैं। जो पैसे वाले होते हैं वो गरीब को क्या करते हैं, पैसा दिया तू चुनाव मत लड़, वो बेचारा गरीब है तो वो बैठ जाता है। उसके बाद आपको देखा होगा ग्रामीण स्तर पर जब चुनाव होता है तो आपने, अगर मैं व्यवहार की बात करूं, मैं संविधान से नहीं व्यवहार की बात करता हूं, आपने देखा होगा एक चीज मिलती है पंचायत, उसको लेने के बाद जो गरीब लोग होते हैं बेचारे, उनको मिल गया, वो चुपचाप अपना पी के सेट हो जाते हैं, अपना आराम से रहते हैं। हाँ बढ़िया है, 500 रुपये मिल गए, तू क्या करेगा वोट देकर, या फिर तू वोट दे रहा है तो इसको दे। हालांकि उसके पास वयस्क मताधिकार है और सीक्रेट बैलेट पे वोट डालता है, वो अपनी मर्जी से वोट डाल सकता है, लेकिन पैसे से, क्योंकि एक पैसे वाला है गांव में, एक गरीब है तो वो उसको खरीद लेता है। तो ये भी, इसका असर भी पंचायत के चुनाव पर पड़ता है। उसके बाद महिला प्रत्याशी जो होती हैं, ग्रामीण स्तर पर देखना, महिला जो प्रत्याशी होती हैं बेचारी, वो भी ज्यादातर अनपढ़ होती हैं। अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, लेकिन महिला जो प्रत्याशी होती है उनका सारा काम उनके पति पुरुष करते हैं, यानी पति का पूरा हस्तक्षेप होगा। चुनाव भी वो लड़ पाएगा, चुनाव सभा भी वही करेगा, ऑफिस में भी वही बैठेगा, सारे काम पति करते हैं, वो बेचारी नाम मात्र के लिए रह जाती है। ये भी बहुत बड़ी कमी है। पंचायत को राज्य सरकार पर निर्भर बना दिया गया है। अब पंचायत एक स्थानीय सरकार तो है, लोकल गवर्नमेंट तो है, उसमें राजनीतिक वित्त शक्ति का हस्तांतरण तो है, और अपने कानून और उसमें भागीदारी भी है उन कानून को लागू कराने के लिए, लेकिन वो राज्य पर निर्भर करती है। राज्य जितना बजट देगा उसमें पंचायत को काम करना है, राज्य जो कानून बनाएगा उसके आधार पर पंचायत को कार्य करना है। वो तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य कर दिया, और बाध्य नहीं होगा तो अनुच्छेद 356 में केंद्र सरकार संवैधानिक उपबंधों के ना मानने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। इसीलिए पंचायत को जो स्थानीय सुशासन है उनमें कार्य करना पड़ता है। उसके बाद है स्थानीय स्तर पर, यह पंचायत में प्रशिक्षण की कमी है। स्थानीय स्तर पर अब पंचायत का चुनाव करवा दिया, पंचायत का इलेक्शन हो गया, लेकिन उनको पता ही नहीं हमारे काम क्या है, प्रशिक्षण नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी, वो कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से। 29 विषय ही नहीं पता, कौन कौन से 29 विषय हैं जिन पर काम करना है। तो सिंचाई होगी तो सड़क नहीं होगी, सड़क होगी तो मीठे पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं होगा। तो ये सब कमियां हैं। तो आज मैंने पढ़ा, आज हमने जो पढ़ा वो यूपीएससी मेंस के हिसाब से पढ़ा कि ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्त शक्ति का स्थानांतरण है वो कैसे कैसे है, और उसके बाद पंचायत की कमियां क्या क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि आपको पूरा सहज और सरल तरीके से समझ में आया होगा, डिटेल में समझ में आया होगा। बहुत आसान है, टफ नहीं है। बाकी इसके उपबंध हम कल कराएंगे और कल समितियों के बारे में बात करेंगे। तो जिसको पूरा डिटेल बैच चाहिए वो आज ही शशांक आईएएस पर प्ले स्टोर से शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करे, और डाउनलोड करने के बाद मेरा बैच केवल 799 में परचेज कर सकता है। शशांक सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं 999, सुदीप सर साइंस पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। तो आज हमने पंचायत पढ़ाया और पंचायत के लगभग प्रावधान पढ़ा दिए। अब इसमें समितियां हैं वो हम पढ़ाएंगे कल, क्या क्या रिपोर्ट आई, क्या क्या कमियां थी और कुछ अनुच्छेद। तो आज के लिए इतना ही।
सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए देखने के लिए और उनका फायदा हो। और इतनी कम फीस में शायद आगे भविष्य में आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।